वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान यानी क्लास 12th फिजिक्स के ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव का सेट ए देखने वाले हैं, ठीक है। और इसको देखने से पहले हम आपको केमिस्ट्री के पेपर पर बात करने वाले हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर जो आज हुआ है, तो देखिए हमने तो आपको जितना हमें टाइम मिला था उसमें हमने आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी कराए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी कराए थे। और हमने पूरे जो भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे सभी आपके सिलेबस के हिसाब से कराए थे। तो अब आपका जो पेपर है, जो पेपर का लेवल था, पेपर का लेवल ऐसा था जो आपका मेन एग्जाम का पेपर था उसी प्रकार से जो आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम का पेपर है उसी लेवल का केमिस्ट्री का रहा है। तो पेपर का जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछे गए आपने देखा ही होगा और न्यूमेरिकल है, तो इससे आपका केमिस्ट्री का पेपर थोड़ा टफ हो गया था कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ना वहाँ से उल्टे सीधे और जो आपके क्वेश्चंस होते थे वहां से क्या किया, जोड़ जोड़ कर क्वेश्चन पूछे हैं। एक क्वेश्चन नहीं है, उसी में तीन तीन क्वेश्चन ऐड करके इस प्रकार से जो पेपर है केमिस्ट्री का टफ हो गया है। और आपने देखा है मेन एग्जाम में भी केमिस्ट्री का पेपर टफ था और सेकंड बोर्ड एग्जाम में भी केमिस्ट्री का पेपर टफ है। तो इसमें कुछ हम कर नहीं सकते, देखिए हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको इम्पोर्टेंट दे सकते हैं। पेपर में आना वो पेपर के ऊपर डिपेंड करता है, पेपर का लेवल क्या है। अगर लेवल ही इतना है, आपने मेन एग्जाम में कहीं से तैयारी की होगी तो वहां से भी तो प्रॉब्लम आई थी ना आपको, क्योंकि वो पेपर का लेवल ही कुछ ऐसा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से उल्टी सीधी तो रिएक्शंस आ रही हैं अब, जो पहले के तरह पेपर आप सेट नहीं हो रहा है, कहने का मतलब ये है। तो इसी प्रकार से हम कोशिश कर रहे हैं फिजिक्स के लिए कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, तो आप पढ़ सकते हो। तो देख लीजिए यहाँ पर सेट ए, ठीक है। यहाँ पर सही विकल्प में पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जेनर डायोड। इसका आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इस प्रकार से। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर है ओमीय प्रतिरोध है, तो ओमीय प्रतिरोध होता है तांबे का तार, कॉपर वायर हो जाएगा यहाँ पर। अगला देख लीजिए यहाँ पर, अगला प्रश्न है कि ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है या फिर आधारित है, किसी भी प्रकार से आ सकता है। तो ये होता है अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, अन्योन्य प्रेरण ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। अगला देख लीजिए यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो ये आप होती हैं त्वरित आवेश से। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज वैज्ञानिक फैराडे ने की थी, तो इसका हो जाएगा फैराडे ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर दूर संचार में प्रयुक्त होने वाली तरंगें हैं, ये आपकी होती हैं सूक्ष्म तरंगें, माइक्रोवेव। अब यहाँ से देखिए रिक्त स्थान, तो सबसे अधिक आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर आंसर देखिए गामा रेज। धारावाही परिनालिका डॉट डॉट की भांति व्यवहार करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दंड चुंबक या फिर चुंबक की तरह व्यवहार करती है। अगला है मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्हीटस्टोन सेतु। इस प्रकार से याद कर लेना। अगला यहाँ पर आकाश का नीला दिखाई देने का क्या कारण है, तो इसका हो जाएगा प्रकाश प्रकीर्ण। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर कि वायु जो जल में वायु का बुलबुला लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो इसमें आ जाएगा अवतल, अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं तो अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं। अब यहाँ पर सही जोड़ी देख लीजिए, जो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता, तो यहाँ पर उस आवर्धन क्षमता का सूत्र देख लीजिए। और जो ब्रूस्टर का नियम होता है तो प्रकाश का ध्रुवण के नियम पर आधारित होता है। और अवरक्त तरंगें होती हैं या किरणें होती हैं उसकी खोज वैज्ञानिक हर्षल ने की थी। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ऊर्जा का मात्रक है, और अमीटर है धारा मापने का यंत्र। इस प्रकार से आप इनको याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगला है यहाँ पर डायनेमो, डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यहाँ पर
अगला प्रश्न है सत्य असत्य के लिए, ट्रू और फॉल्स के लिए। तो धातु का परावैद्युतांक होता है, तो यहाँ पर होता है अनंत। ठीक है, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। अगर वायु का पूछे, वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, तो उसका होता है 1। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पर व्योममापी के तार लंबे बनाए जाते हैं, तो ये आपका सत्य है। अगला देखिए, गामा तरंगे या किरणों की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तो ये आपका हो जाएगा सत्य। यहाँ पर देखिए, डी ब्रोगली तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो ये आपको हो जाएगा असत्य। अगला यहाँ पर परमाणु एक धनात्मक कण है, तो ये भी आपका हो जाएगा असत्य, क्योंकि परमाणु होता है विद्युत का उदासीन होता है। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखिए, एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, तो एक वाक्य के लिए देखिए, दहलीय आवृत्ति क्या है, तो दहलीय आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हो। और लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, ये कैसे भी पूछा जा सकता है, तो डायोप्टर होता है लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला देख लीजिए, यहाँ पर लेंज का नियम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। और यहाँ पर है, कोहरे में देखने के लिए संकेतक के रूप में किन किरणों का या विकिरणों का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर अवरक्त विकिरणों का। इसी प्रकार से अगला यहाँ पर स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी होता है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में जो आपके ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं 28 नंबर के, उसी प्रकार से एक सेट तैयार किया है जिसका नाम है सेट ए। ठीक है, सेट ए। तो आपने सेट ए देख लिया। अगर आपको इसी प्रकार से सेट बी और सेट सी और सेट डी चाहिए, जिससे आपको कितने 28 सेट ए में हो जाएंगे, 28 ही सेट बी में हो जाएंगे, 28 ही ऑब्जेक्टिव सी में और 28 ही डी में। इसी प्रकार से इतने ऑब्जेक्टिव आपके सेटों के माध्यम से हो जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपको सेट बी और सेट सी और सेट डी भी प्रोवाइड कराएं, तो आपको क्या करना है, इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है, जिससे आपको अगली वीडियो जल्द से जल्द तीनों सेटों की मिल जाए। ठीक है, इतना काम आपको जरूर कमेंट में बताना है। और रही बात, देखिए आपको हमने पहले भी बता दिया केमिस्ट्री में, कि आप सोचोगे कि केमिस्ट्री में कितने ऑब्जेक्टिव कराए थे फिर भी पेपर में ज़्यादा नहीं आए। देखिए, हमने जितने भी ऑब्जेक्टिव और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे, उनमें से आप मान सकते हो पास लायक तो फंसे हैं, फिर भी पास तो आप हो सकते थे, क्योंकि उनमें कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आए थे जो रिपीटेड क्वेश्चन थे। और इम्पोर्टेंट में से जैसे आप मान सकते हो 8 ऑब्जेक्टिव मान लो, ज़्यादा नहीं 8 ऑब्जेक्ट मान लो। और यहाँ पर जो क्वेश्चन है ना, 5-6 क्वेश्चन तो आपके ऐसे आए थे कि आपको याद होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पास मार्किंग तक तो पहुँच सकते हो। ठीक है, तो आपको अब जो हो गया पेपर, जो आपका मेन एग्जाम का भी टफ था केमिस्ट्री का, तो वो अभी सेकंड एग्जाम का था, तो इसमें आप देख सकते हो। और आपका मन है, अगर आप फिजिक्स का यहाँ से देखना चाहते हो तो आप फिजिक्स के इम्पोर्टेंट पढ़ सकते हो, नहीं तो आप कहीं से भी अपनी तैयारी कर सकते हो।